आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो अभी हाल ही फिलहाल में पीटी का रिजल्ट आया है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसमें 69 पद हैं जो इस प्रक्रिया और इस परीक्षा से भरे जाने हैं। उसमें अभी जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया उनकी संख्या है 969, यानी 969 में आप लोग आ चुके हैं और आपको जाना कितने में है, 69 में। और ये 69 में जाने के बीच एक कड़ी अभी बाकी है, वो है मेंस। पीटी आपने निकाल लिया है और मेंस के नंबर पर ही सारा दारोमदार होता है कि आपका क्या स्कोर फाइनली रहेगा। क्योंकि पीटी के बाद मेंस है जो कि लगभग कितने नंबर का है, तो ओवरऑल ये 400 नंबर, जिस पे मेरिट बनेगी वह है 400 मार्क्स। इस 400 मार्क्स पे मेरिट बनेगी, लेकिन इसके पहले आपको हिंदी क्वालिफाई करना होगा और इंग्लिश क्वालिफाई करना होगा। तो हिंदी और इंग्लिश आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद 400 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है जो कि आपका वरीयता निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये जो जीके है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या लिखा गया है सिलेबस में। तो सिलेबस में लिखा गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यह लिखा गया है कि जीके पूछा जाएगा। मेंस में क्या रहेगा, जीके। लेकिन उसी नोटिस के निचले भाग में आएंगे तो लिखा हुआ है कि जीके का लेवल वही रहेगा, जीके का स्तर वही रहेगा जो कि जुडिशियल सर्विस के मेंस का स्तर है। यानी तब हम जुडिशियल सर्विस के मेंस पर जाते हैं। तो चूंकि यह एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम या फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये पहली बार हो रहा है। लेकिन अब जीके का एग्ज़ाम के साथ साथ जीएस का एग्ज़ाम हम क्यों देंगे, जनरल साइंस का? इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशियल सर्विस के मेंस का जो स्तर होगा वही इसका स्तर होगा। तो जब जुडिशियल सर्विस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि इसमें साइंस के भी सवाल हैं और ज़्यादा ही सवाल हैं। तो अब आपको दो तीन चीज़ें क्लियर होगी कि आपको साइंस पढ़ना है। इसमें क्या है, जीके के साथ क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। इसके अलावा इसमें क्या हो गया कि जो जीके का पार्ट है उसको यदि डिटेल में देखते हैं तो वहाँ दो बातें लिखी हुई हैं। एक है भारत का इतिहास, ठीक है, दूसरा है भारत का भूगोल और तीसरा है आर्ट एंड कल्चर। तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और भारत का कला एवं संस्कृति। तो ऐसे में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति यदि हम भारत का पढ़ेंगे तो क्या बिहार का नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यह परीक्षा बिहार से संबंधित है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिहार का भूगोल भी जानें। यदि भारत का इतिहास पूछता है तो क्या बिहार का इतिहास उसके अंदर नहीं आता है? तो आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ना है। तो और ये सिलेबस आपका और क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ ज्योग्राफी ऑफ बिहार। उसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर ऑफ बोथ नेशन एज वेल एज स्टेट, ये दोनों हो जाता है। इसके अलावा आपका जनरल साइंस पहले ही है, तो कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। एटलीस्ट 7 कंपोनेंट्स आर देयर टू बी स्टडीड। कम से कम 7 ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको पढ़ना है। और किसी विद्यार्थी को प्रथम दृष्टया लगता है कि केवल जीके पूछेगा तो वह हो सकता है कि पिछड़ जाए। तो इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, या फिजिक्स के सवाल होंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री का सवाल होगा, यहाँ बायो का होगा। और सबसे अधिक इन सबसे ज़्यादा कॉमन यूजेज के सवाल होते हैं। कॉमन यूजेज ऑफ साइंस, CUS, कॉमन यूजेज ऑफ साइंस, डे टू डे जिन चीज़ों को हम सुनते पढ़ते देखते हैं उनका। जैसे कि ऐसा इसमें कई सवाल हैं जो एक सिंसियर विद्यार्थी को पता होना चाहिए उस तरीके से। तो कितने कंपोनेंट हो गए, जो 7 से हमने 1 से शुरू हुआ था, जो सिलेबस में केवल लिखा हुआ है जीके, वो कहाँ तक पहुँच गया, 10 कंपोनेंट तक। यानी जीके का पार्ट हो गया 3, 3 का पार्ट हो गया 6 और इधर हो गया 1 और उसका पार्ट हो गया 3। इतना हो गया। तो अब एक एक करके सवाल ये आएगा कि भाई इसका आंसर लिखना कैसे है, क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या यह फुल सब्जेक्टिव होगा, लंबे उत्तर लिखने होंगे या छोटे? तो आंसर है कि आपको लिखना तो होगा, खूब लंबा नहीं लेकिन छोटा छोटा आंसर लिखना होगा। 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन का आंसर आपको लिखना होगा, यानी शॉर्ट आंसर टाइप। इसका पैटर्न कैसा है, शॉर्ट आंसर टाइप। इसका आंसर टाइप क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप। पैटर्न क्या है, जुडिशियली मेंस को यह फॉलो करता है।
और सिलेबस में क्या लिखा है जीके, लेकिन उसमें मेंस को फॉलो करता है, इसलिए जनरल साइंस जुड़ जाएगा। तो कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टोटल 69 पद के लिए 969 व्यक्तियों का चयन हुआ है। जिस एग्ज़ाम में आपको हिंदी और अंग्रेजी को क्वालिफाई करना है, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको 200 का मेंस देना है ऑप्शनल के साथ, और 200 देना है आपको जीके का। तो हम मेंस के जो कई सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल के, उनके अलग अलग शिक्षक हैं, वो अलग अलग गाइडेंस करते हैं। लेकिन जहाँ तक जीके का है, यह सबका है, तो हम आज बात करेंगे जीके की। ठीक है, तो जीके में भी 2 सेगमेंट है इसमें प्राइमरीली, एक जनरल नॉलेज और एक जनरल साइंस। तो आइए जनरल साइंस के कुछ सवालों को देखते हैं, उनके सवाल और जवाब लिखिए। ठीक है, लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यह ग्रेविटेशन, न्यूटन का मोशन का रूल सब लोग जानते हैं, लेकिन न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, उसको आप लोग यहाँ पूछा गया है। फिर अगला सवाल पूछा गया है फेनोमेनन ऑफ मिराज। मृग मरीचिका कैसे बनती है? फेनोमेनन ऑफ मिराज। तीसरा सवाल है ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स कैसे आता है? ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। और चौथा है सुपर कंडक्टिविटी। तो आइए एक एक करके इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है यह एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूजुअली स्टेटेड एज द एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसमें 2 एलिमेंट है। यह क्या है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसके अंदर कोई द्रव्यमान है, यानी कि मास है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण होता है। यही उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। मान लीजिए यहाँ पर 2 पार्टिकल है, आप ये देखिए, अब यह एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यह है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों में यह क्षमता है, यह भी एक गुरुत्वाकर्षण बल को कैरी कर रहा है और यह भी एक गुरुत्वाकर्षण बल को कैरी कर रहा है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। नेचुरल क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। जैसे चुंबक आपस में खींचता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? आपस में खींचता है। तो कैसे खींचेगा, उसका प्रक्रिया क्या होगा, किस मात्रा में खींचेगा, उसी के बारे में यह लॉ आगे कहता है कि विथ अ फोर्स, किस बल से खींचता है? तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी उनके द्रव्यमान का जो गुणा होगा उससे वह सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, उस बल से खींचेगा, यानी कि उनके द्रव्यमान का समानुपाती बल से खींचेगा। ठीक है, और कैसे खींच सकता है? तो यह खींचता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मान लीजिए एक गोल पिंड यहाँ पर है और एक गोल पिंड यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? स्क्वायर से। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, तो इस सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है इसका जो स्क्वायर होगा उससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अगला लिखिए फेनोमेनन ऑफ मिराज। फेनोमेनन ऑफ मिराज। मिराज मतलब मृग मरीचिका। देखिएगा गर्मी के दिनों में मरुस्थल में लगता है कि वहाँ पानी का एक सोर्स है, स्रोत है, तो मृग मरीचिका तो इसलिए कहते हैं कि तो जानवर होते हैं उसकी तरफ भागते हैं कि वहाँ पानी है। फिर जब वो उसकी तरफ भागते हैं तो वो कहीं और बन जाता है, वह जो मिराज जो इमेज है वो कहीं और बन जाता है और लगता है कि वहाँ पानी है, पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह का भ्रम पैदा होता है। और यह सब प्रकाश के गुण के चलते होता है, तो इसी को मिराज कहते हैं। तो क्या है, इसको लिखिए इंग्लिश में परिभाषा लिखिए। अ मिराज इज एन ऑप्टिकल फेनोमेनन। क्या है मिराज? मिराज इज एन ऑप्टिकल फेनोमेनन that creates the illusion of water, that creates the illusion of water. Mirage is a optical phenomenon
दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ वाटर, यानी यह एक प्रकाश का विशेष गुण है। ऑप्टिकल फेनोमेनन का विशेष गुण, प्रकाश का विशेष गुण है जो पानी का भ्रम पैदा करता है। इल्यूजन ऑफ वाटर, पानी का भ्रम पैदा करता है। और क्या होता है? एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म मीडियम, और यह प्रकाश के रिफ्रैक्शन से पैदा होता है। प्रकाश के रिफ्रैक्शन से पैदा होता है। कहाँ से? एक नॉन यूनिफॉर्म मीडियम, यानी कि ऐसा माध्यम जो कि समरूप नहीं है, हर जगह समान नहीं, यानी कि माध्यम में कुछ न कुछ कम बेसी है, घनत्व की कमी है। तो इसलिए ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मीडियम में प्रकाश के रिफ्रैक्शन से जो ऑप्टिकल फेनोमेनन पैदा होता है, वही ऑप्टिकल फेनोमेनन क्या पैदा करता है? मिराज पैदा करता है, पानी का भ्रम पैदा करता है। ठीक है। मिराजेज आर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन सनी डेज व्हेन ड्राइविंग डाउन द रोडवे। आप सड़क पे चलते हैं तो आपको ऐसा मिराज दिखता है। तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, गाड़ी से कई बार आप जाते होंगे हाईवे पर, तो दूर में लगता हो कि रोड पर पानी है, जब आप नज़दीक पहुंचते हैं तो वो पानी और दूर हो जाता है। यही मिराज का भ्रम है। ठीक है। मिराज इज ए रियल ऑप्टिकल फेनोमेनन दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा सिंस लाइट रेज आर एक्चुअली रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फॉल्स इमेज एट द ऑब्जर्वर्स लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आँख को भ्रम हो रहा है तो कैमरा को भ्रम नहीं होगा। मिराज एक ऐसा फेनोमेनन है, ब्रिग मरीज का ऐसा फेनोमेनन है कि आप कैमरे से उसको शूट कर सकते हैं, यानी कैमरे में भी वो आएगा, क्योंकि एक्चुअली यह होता है। पानी वहाँ जो इमेज बनता है वो भ्रम नहीं है, उस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पे, इसलिए उसको कैमरा से कैप्चर किया सकता है। तीसरा सवाल पूछा है कि ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा, तो ये कैसे आता है? ज्वार भाटा के आने का कारण, ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। लिखिए, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या खिंचाव है, जनरेट्स समथिंग कॉल्ड द टाइडल फोर्स, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल का निर्माण होता है। किस बल का? टाइडल फोर्स का, जो कहते हैं ज्वारीय बल, उसका निर्माण होता है। द टाइडल फोर्स कॉजेज अर्थ एंड इट्स वाटर टू बल्ज फ्रॉम द साइड ऑफ द क्लोजेस्ट ऑफ द मून। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक समुद्र है, यहाँ समुद्र का पानी है, तो यहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण में इस जगह पर पानी थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा। समुद्र का पानी यहाँ पर डाउन है, यहाँ पे अप हो जाएगा, इन जनरल थोड़ा सा अप हो जाएगा। बाकी जगह तो मान लीजिए वो लहर चल रहा है, ये लहर है छोटा बड़ा, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा बड़े भाग में ऊंचा हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का समुद्र तल से थोड़ा सा ज़्यादा उठ जाना ही भाटा कहलाता है या ज्वार कहलाता है, यानी कि टाइड कहलाता है। और यही जब नीचे आता है तो इसको भाटा कहते हैं। तो ज्वार का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और यह कहाँ पर सर्वाधिक होगा? जहाँ पर मून से यानी चंद्रमा से नज़दीक सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम दूरी जहाँ पर होगी वहाँ सबसे अधिक ऊंचाव आएगा। ये तो नेचुरल है। ठीक है। एंड द साइड फार फ्रॉम द मून दैट बल्जेस ऑफ द वाटर आर हाई टाइड्स। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे उठ जाएगा उसको हाई टाइड कहेंगे, उच्च ज्वार। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब बिजली को या किसी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस चालकता की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कंडक्टर। और यदि चालकता में कुछ अति का गुण आ जाए, यानी वो अधिक लॉस नहीं करे। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से तार से हम कोई चीज़ को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं तो यहाँ जो उसकी मात्रा है यहाँ आते आते वह घट जाती है। उसका कारण क्या है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। लेकिन और दूसरा कारण रेसिस्टेंस किस में होता है? यानी कि उस धातु में, जिस धातु से उस तार का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में यदि ये धातु कुचालक होगा तो यहाँ से विद्युत धारा यहाँ तक जाएगी नहीं। यदि कम चालक होगा तो जाएगी लेकिन कम मात्रा में, और यदि बढ़िया चालक होगा तो ठीक ठाक जाएगा। और यदि अति चालक होगा
तो बहुत अधिक मात्रा में, यानी कम से कम लॉस होगा। इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। लिखिए, सुपर कंडक्टिविटी इज अ फेनोमेनन। यह क्या है? एक प्रक्रिया है। सुपर कंडक्टिविटी इज अ फेनोमेनन वेयर बाई अ चार्ज मूव्स थ्रू अ मटेरियल विदाउट रेसिस्टेंस। यह एक ऐसा गुणधर्म है धातु का जिससे चार्ज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी प्रतिरोध के गमन करता है। चार्ज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी रेसिस्टेंस इन अ मेटल। तो ये क्या है? इट्स अ फेनोमेनन ऑफ अ कंडक्टर वेयर रेसिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। कम से कम रेसिस्टेंस जहाँ पर होता है, ठीक है, विदाउट रेसिस्टेंस। In theory, it allows electrical energy to be transferred between 2 points with perfect efficiency, losing nothing to heat। ठीक है, यानी सिद्धांत तौर पर सुपर कंडक्टर वह है जिसमें बिना कुछ भी क्षय के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आवेश का गमन हो जाता है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने चार चीज़ों को डील किया। चार चीज़ों को डील किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन का। दूसरा, कैसे बनती है मृग मरीचिकाएँ, उसके बारे में देखा। तीसरा देखा ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, कैसे टाइड आता है, ज्वार कैसे आता है, भाटा कैसे आता है। और चौथा देखा सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि यह जो सवाल है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि देयर आर 5 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हमने अभी एक सेक्शन देखा है, हमने अभी एक सेक्शन देखा है। तो एक सेक्शन में क्या है? देयर आर 5 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, आंसर 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि आपको हर सेक्शन से एक सवाल करना है। तो हमें लगता है कि यदि यह पहला सवाल है और इसमें चारों के चारों आप कर देते हैं तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, एक सेक्शन कंप्लीट। ऐसे 5 सेक्शन रहेंगे हर पेपर में, ठीक है, और सब में से एक करना भी। यहाँ ऑप्शन दूसरा भी है, लेकिन चूंकि आप हर सेक्शन से एक ही करना है। चलिए हम दूसरा सेक्शन एक देख लेते हैं। इसमें लिमिट वो 3-4 लाइन में लिखना है, 3-4 लाइन में लिखना है इसको, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा, इसी सेक्शन में जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, यदि मान लीजिए आपको इस सेक्शन का चारों सवाल नहीं आ रहा है तो आप इसी में दूसरा सवाल देख सकते थे। उसमें क्या क्या है? लेजर किसे कहते हैं, लेजर किसे कहते हैं। दूसरा था रमन प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तीसरा है ब्रीडर रिएक्टर क्या है, और चौथा है चेरनोबिल क्या है। ठीक है, तो लेजर, रमन इफेक्ट, ब्रीडर रिएक्टर और चेरनोबिल। तो यदि लेजर, रमन इफेक्ट, ब्रीडर रिएक्टर और चेरनोबिल कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है तो वो सवाल ही कर लेगा। और यदि आपको पहला ही आ रहा है तो दूसरे पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि यदि शुरुआत से आया और बच्चे को यदि आ ही रहा है तो वो क्यों आगे जाएगा। तो जब आ रहा है तो उसी को करो, उसमें मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना इसमें मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं। हाँ, थोड़ा सा रमन प्रभाव सबके बस की बात नहीं है। रमन प्रभाव बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेजर बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ब्रीडर रिएक्टर न्यूटन लॉ के ग्रेविटेशन के मुकाबले ज़्यादा कठिन सवाल है, और चेरनोबिल एक यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो शून्य है, क्योंकि चेरनोबिल वही जहाँ दुर्घटना हुई थी। और अभी चूंकि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो चेरनोबिल एक बार फिर से चर्चा में है, चूँकि यह यूक्रेन में ही पड़ता है। तो इस तरह का। अब सेक्शन बी आइए। सेक्शन बी में कुछ सवाल हैं जो फिजिक्स के भी सवाल हैं थोड़ा बहुत। सेक्शन बी का एक सवाल है, व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू। आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सेक्शन बी का दूसरा सवाल है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सन। कि सूर्य में जो ऊर्जा का जन्म होता है या सृजन होता है उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तीसरा सवाल है, हाउ डज अ डायनेमो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमो विद्युत का उत्पादन कैसे करता है। और चौथा सवाल है, व्हेन एंड व्हाई इज देयर लाइटनिंग इन द स्काई प्रोड्यूस्ड। कब और कैसे आकाश में विद्युत चमकता है, यानी कि बिजली के कड़कना का सिद्धांत क्या है। बिजली के कड़कने का सिद्धांत क्या है, यह कब और क्यों कैसे होता है। पांचवा है, वेयर इज द जंतर मंतर एंड हु मेड इट।
जंतर मंतर कहाँ है और इसे किसने बनाया है। तो एक विज्ञान से संबंधित ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जीके के नेचर में जाता है ये, ठीक है। तो अब बताइए, वाई डज द स्काई लुक ब्लू? सब लोग जानते हैं स्कैटरिंग के चलते दिखता है। तो आगे देख लीजिए इसका आंसर, गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर स्कैटर सनलाइट ऑल डायरेक्शंस, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स, दिस इज वाई वी सी अ ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या है कि आकाश के जो वातावरण है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को स्कैटर्ड करते हैं, फैला देते हैं। तो जब फैलाते हैं तो सबसे कम फैलता है कौन सा, जो ब्लू लाइट है सबसे ज़्यादा फैलता है। तो जितने भी लाइट है उसमें सबसे ब्लू का फैलाव ज़्यादा होता है। तो जिसका ज़्यादा फैलाव होगा वो ज़्यादा दिखेगा। तो ब्लू लाइट का क्या है, इट स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। ब्लू लाइट का वेव क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा है तो यह ज़्यादा फैलेगा, वेव्स इसका छोटा होगा लेकिन फैलाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए बाकी रंग के मुकाबले यह ज़्यादा दिखता है। इसलिए इसको जब ब्लू ही हर जगह दिखेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि हर समय ब्लू ही दिखता है। सुबह में एक समय लाल पीला भी दिखता है, शाम में भी 2 समय लाल पीला दिखता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मैक्सिमम ड्यू टू इट्स स्मॉल वेव्स, ठीक है। अगला लिखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सन? सूरज में दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं, कई लोगों को मैंने पहले भी बताया है। सूरज के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्योंकि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एनर्जी एट द सन इज फ्यूजन। तो लिखिए, द सन जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हिंदी में बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं, संलयन, ठीक है। देखिए संलयन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर इन द सन्स कोर कॉज न्यूक्लियाई टू सेपरेट फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्यूजन के दौरान क्या होता है कि जो उच्च दबाव कर बनता है किसमें, सूरज के कोर में, यानी कि सेंटर वाले एरिया में। इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस हैं वो अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, और जब भी ऐसा अलगाव और बिलगाव होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज फ्रॉम वन हीलियम टू एटम। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। अब 2 हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाता है, फ्यूज मतलब एक दूसरे से जुड़ के संलयित हो जाता है। संलयित होकर क्या बना देगा, हीलियम। 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, नेचुरल है, हीलियम बनेगा। तो हाइड्रोजन के टूटने और हीलियम के बनने में जो ऊर्जा रिलीज होती है वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। यही रेडिएंट एनर्जी इसका सोर्स है। आइए तीसरे पर, हाउ डज ए डायनेमो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करता है? तो डायनेमो इज मेड अप ऑफ स्टेशनरी मैग्नेट्स। डायनेमो में क्या होता है, स्टैटर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्टैटर। तो स्टैटर को बोलते हैं स्टेशनरी मैग्नेट्स, यानी स्थितिक चुंबक को क्या बोलते हैं, स्टैटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, इट क्रिएट्स पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। इससे एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। एंड रोटेटिंग मैग्नेट भी लगा होता है, इसको रोटर बोलते हैं। देखिएगा किसी भी डायनेमो में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो रोटर क्या होता है, वो रोटेटिंग मैग्नेट है। यह स्टैटिक मैग्नेट है और ये रोटेटिंग मैग्नेट है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेट एक रोटर होता है वो क्या करता है कि इट डिस्टॉर्ट्स एंड कट्स थ्रू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऑफ द स्टेटर। स्टेटर ने जो फील्ड पैदा किया, स्टेटर जो फील्ड पैदा करता है, रोटर उस फील्ड को कहीं ना कहीं विच्छेदित करता है, कट करता है या बाधित करता है, ठीक है, मैग्नेटिक उसके फ्लक्स। तो व्हेन द रोटर कट्स थ्रू द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी।
यानी स्टेटर ने जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाया है उसको रोटर जब फ्लक्स के द्वारा कट करता है या बाधित करता है या विच्छेदित करता है तो बिजली का निर्माण हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है। आइए अगले को देखते हैं। व्हेन एंड व्हाई देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई प्रोड्यूस, आकाश में बिजली कब और क्यों चमकती है। तो बहुत आसान है। लाइटनिंग इज कॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी मूविंग इन बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। दो तरीके से बिजली चमकती है, लोग समझते हैं एक ही तरीके से। एक बादल से दूसरे बादल तक भी बिजली पहुंचता है, यह भी बिजली चमकने का कारण होता है। और एक होता है बादल से पृथ्वी तक। एक हुआ दो बादलों के बीच, मान लीजिए यहाँ एक बादल है और यहाँ एक बादल है, तो इसके बीच भी कई बार बिजली चमक के ऊपर ही रह जाती है, वो ज़मीन तक नहीं आती। तो एक तो ये है। दूसरा है कि बादलों से ज़मीन तक, ये लंबी वाली बिजली है, तड़ित बोलते हैं इसको। तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मूविंग। अब दो बादलों के बीच में विद्युत का गमन तेजी से करना, यह क्या कहलाता है, यही कहलाता है विद्युत, बिजली का चमकना। और बादल और ज़मीन के बीच भी इलेक्ट्रिसिटी यदि मूव करता है तो उसको भी यही बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म्ड व्हेन आइस एंड वाटर पार्टिकल्स मूव अराउंड रैपिडली इनसाइड द क्लाउड। जो आवेश के अंतर के चलते, दोनों में आवेश का अंतर होता है, तो आवेश के अंतर के चलते क्या होता है कि उसके अंदर आइस पार्टिकल जो है और वाटर पार्टिकल मूव अराउंड रैपिडली। पानी वाला तत्व और बर्फ वाला तत्व बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो वो कैसा दिखेगा, वो तो लगेगा कि बिजली से कौन है, यानी बिजली। तो यह उसके अंदर, बादल के अंदर में बिजली जन्म लेने का, उत्पन्न होने का यह कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जंतर मंतर के बारे में पूछा गया। वेयर इज जंतर मंतर एंड हु मेड इट। तो जंतर मंतर आप सभी जानते हैं कि न्यू दिल्ली में है एंड इज वन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह टू ऑफ जयपुर। कब बनाया गया था, 1724 में। तो दिस टाइम ऑब्जर्वेटरी वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह अलॉटेड द टास्क ऑफ री एग्जामिनिंग द कैलेंडर एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स ऑफ महाराजा जय सिंह टू, ठीक है। तो जंतर मंतर कहाँ है, पहला सवाल था वेयर इज जंतर मंतर, तो आंसर क्या होगा, इज एट दिल्ली। और बनाया किसने, तो इसको बनाया है महाराजा जय सिंह टू ने, ठीक है। लेकिन इसको एक बार किसने बनाया था, मुगल सम्राट किसने बनाया था, तो उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है मोहम्मद शाह, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। दिस टाइम ऑब्जर्वेटरी वाज बिल्ट आफ्टर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अलॉटेड द टास्क ऑफ एग्जामिनिंग द कैलेंडर। तो बनाया था जय सिंह ने, लेकिन उसका बनाने का जिम्मा किसने दिया था, मुगल बादशाह ने। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं ऑप्शनल में आ जाए या पीटी में आपसे सवाल पूछा जाए तो गड़बड़ नहीं करना है। या मोहम्मद शाह भी कहीं यदि आंसर है, जय सिंह ने रहे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी के शासनकाल में इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग 10 सवाल देखे जो विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है।